हप्पूगंज नाम का गांव था, जहां पर हर्ष अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहा करता था। हर्ष गांव में बर्तन बेचने का काम किया करता था। हर दिन वो एक गांव से दूसरे गांव में बर्तन बेचने जाता था। एक दिन जब वो बर्तन बेचने के लिए बर्तन की टोकरी अपने सिर पर रख ही रहा था, तभी उसकी पत्नी सुरेखा उससे कहती है, आप बर्तन बेचना छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर आजकल आपके बर्तन खरीद कौन रहा है? खरीद तो कोई नहीं रहा है सुरेखा, मगर बर्तन मेरे बाप दादा सदियों से बेचते आ रहे हैं और मुझे बर्तन, थाली, गिलास बनाने के सिवा कुछ और नहीं आता। मगर हम भूखे भी तो नहीं रह सकते ना पतिदेव। आज मुझे जाने दो, अगर आज कमाई नहीं हुई तो मैं सारे बर्तन पानी में फेंक दूंगा और कहीं और काम कर लूंगा। जब वे बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी उनके घर के बाहर आकर हर्ष को आवाज लगाता है, हर्ष भैया, ओ हर्ष भैया। हर्ष बाहर जाता है। अरे क्या हो गया, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? प्रधान जी ने हम सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। क्यों, कोई आफत आ पड़ी है क्या? भाई वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। जाओ जल्दी, गांव के बड़े पेड़ के नीचे सारे गांव वालों की बैठक लगी है। ठीक है, अभी जाता हूँ। हर्ष घर में जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या कह रहा था वो आदमी? चलो, आज बर्तन नहीं बेच पाऊंगा। प्रधान जी ने जल्दी से जल्दी एक बैठक में बुलाया है, हमें वहां जाना होगा। हर्ष सुरेखा को लेकर प्रधान जी की बैठक में जाता है और देखता है कि प्रधान के साथ साथ गांव की जमींदारनी भी खड़ी है। ये जमींदारनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो इसे गांव के मसलों में कभी नहीं देखा मैंने। जाने दो, देखते हैं आखिर प्रधान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। गांव वालों, गांव में एक बड़ी आफत आ पड़ी है। सरकार हमारे गांव की सारी जमीन एक विदेशी कंपनी को बेच रही है। क्या? मगर सरकार हमारे घर और जमीन को विदेशी कंपनी को कैसे बेच सकती है? हमारे पास हमारे घर और जमीन के कागज हैं। यही कारण है कि तुम अनपढ़ हो। ये भी नहीं पता कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार अपनी जमीन देकर आपको कोई छोटा मोटा घर दे देगी, और क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाप दादाओं के जमाने से हमारे पास हमारी खेती है, ऐसे कैसे सरकार उसे बेच सकती है? सब लोग धैर्य रखिए। मैं जानता हूँ कि आप सब परेशान हो रहे हैं, मगर हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। अगर हमें इस जाल से निकलना है तो हमें जमींदारनी जी की बात माननी पड़ेगी। मेरे पास एक उपाय है। आप सब अपनी जमीन और खेतों को मेरे नाम कर दीजिए, जिससे पूरा गांव मेरे नाम हो जाएगा। और जब सरकार ये जमीन बेचने आएगी तो मैं ये मामला उच्च न्यायालय में ले जाऊंगी और हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाऊंगी। मगर मैं आपके घरों को किसी विदेशी कंपनी को छूने भी नहीं दूंगी, ये मेरा आश्वासन है। मगर क्या ये करना सही है? क्या पता जमींदारनी हमारे घर वापस ही ना दे। ठीक है, मत दो और मुझे जाने दो। तुम्हारी बाप दादाओं की जमीन सरकार को चली जाए। गांव वालों, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें जैसा जमींदारनी कहती है वैसा ही करना होगा। सारा गांव ये बात मान लेता है और अपने अपने घर से अपनी जमीनों के कागज लाकर गुल्लू को देने लगता है। गुल्लू सारे जमीन के कागज लेकर जमींदारनी को दे देता है और कहता है, जमींदारनी जी, क्या खेल खेला है आपने? एक ही बार में सारे गांव वालों की जमीन हड़प ली। मानना पड़ेगा आपको। ये गांव वाले कितने बेवकूफ है ना। इनका प्रधान भी मेरे झांसे में फंस गया। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारे गांव वाले देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। तभी प्रधान जी एक बार फिर से गांव वालों को बैठक में बुलाते हैं। प्रधान जी, आपके कहने पर हमने सारे घर जमीन उस जमींदारनी के नाम कर दिए, मगर अभी तक कोई भी सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर अभी तक जमींदारनी जी बैठक में नहीं आई। जब वो बात कर ही रहे थे, तभी जमींदारनी जी उनकी बैठक में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, चलो सब मेरे घर को खाली कर दो। ये पूरा गांव अब मेरे नाम पर है। अगर खाली नहीं किया तो पुलिस को बुला लूंगी। सारे कागज मेरे पास हैं। ये आप क्या कह रही हैं जमींदारनी जी? ओए प्रधान, घर खाली करो, तुम भी।
मगर हम जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या, मगर सबके घर खाली कर दो, नहीं तो घर में रहने के लिए किराया देना शुरू कर दो। 3 दिन है तुम गांव वालों के पास, सिर्फ 3 दिन। चल गुल्लू। जमींदारनी वहां से चली जाती है और गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास अब बस ये बर्तन बचे हैं, इनमें भी सिर्फ थालियां ही हैं। आज जाकर इन्हें बेचकर जितने पैसे बनेंगे, फिर घर छोड़कर हम बाहर रास्ते पर रहेंगे। हर्ष बर्तन को सिर पर रखकर उन सभी थालियों को बेचने चला जाता है, मगर कोई भी उससे बर्तन नहीं खरीदता, जिसकी वजह से वो निराश होकर जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। क्यों होते हो परेशान? क्या ये वक्त परेशानी का है? क्यों रोते हो उसके लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं? क्या ले जाओगे अपने साथ जब तुम दुनिया छोड़ जाओगे? जी आप? मैं हूँ बुढ़िया, जादू कर दूंगी, बर्तन के बनाऊंगी घर। बोलो, क्या है तुम्हारी टोकरी में? मेरी टोकरी में सिर्फ बर्तन के नाम पर थालियां ही हैं। थाली ना आसमान में होंगी, ना होंगी जमीन पर, लहराते उठेंगे घर तुम्हारे सबके सब इस थाली पर। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हड़प्पा नाचो। आप ठीक तो है ना? बुढ़िया हर्ष को जादुई छड़ी देती है और कहती है, जा गांव में लोगों को ये थाली दे और इस पर ये छड़ी घुमा। ये थाली घर में बदल जाएगी और जहाँ चाहोगे वहाँ चली जाएगी। चल अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है। हर्ष अपने गांव पहुँचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो अपने बर्तन की टोकरी में से एक थाली निकालता है, उसे जमीन पर रखता है और छड़ी उसके ऊपर घुमाता है। जैसे ही वो छड़ी को थाली के ऊपर घुमाता है, वैसे ही उस थाली पर घर बन जाता है। सच में घर इस थाली पर बन गया, वैसे ही जैसे उस जादूगर बुढ़िया ने कहा था। हर्ष प्रधान को जाकर सारी बातें बताता है और हर्ष सारे गांव वालों के लिए थाली पर घर बनाकर दे देता है। ये सब देखकर जमींदारनी प्रधान और उसकी बैठक के सामने आकर कहती है, मैंने कहा था ना कि अपने घर खाली कर दो, मगर घर खाली करने के बजाय तुम थालियों पर घर बना रहे हो। अब बस बहुत हो गया। क्या? नहीं तो तुम क्या करोगी? उच्च न्यायालय में जाओगी? क्या कहोगी? क्योंकि हमने तो घर खाली कर दिया है, अब क्या? और हम तुम्हारी जमीन पर नहीं हैं। हमारा थाली घर ना जमीन पर है और ना आसमान में। न्यायालय में क्या कहोगी तुम जमींदारनी? अगर जाना ही है तो जाओ, फिर हम भी वहाँ जाकर बताएंगे कि कैसे तुमने झूठ बोलकर हम सारे गांव वालों से हमारी जमीन और घर हड़प लिए। ये सुनकर जमींदारनी अपने घर के लिए निकल जाती है और गुल्लू जमींदारनी से कहता है, अब हम क्या करेंगे मालकिन? आपके पास कोई तरकीब है? हाँ, उस हर्ष से उसकी थाली पर घर बनाने वाली छड़ी को लेना पड़ेगा। मगर हम उससे कैसे लेंगे? उसका घर तो थाली पर है। तो उसके थाली घर पर चढ़कर उसके घर से चोरी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो चोरों से ही मिलती है। आप ठीक कहती हैं, मेरी शक्ल चोरों से मिलती है। मगर काम आपके हैं चोरों वाले। क्या? अब कुछ नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। रात हो जाती है और जमींदारनी और गुल्लू हर्ष के थाली घर में पहुंचते हैं और हर्ष के घर में चुपचाप घुस जाते हैं। चलो उस छड़ी को ढूंढो जल्दी। हाँ मालकिन, मगर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर हर्ष और उसकी पत्नी क्यों नहीं है? हर्ष और सुरेखा अपने घर पर उस दिन नहीं थे। अच्छा ही है कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। अब हम आराम से उस छड़ी को ढूंढ लेंगे। गुल्लू को वो छड़ी मिल जाती है। मालकिन देखिए, छड़ी यहाँ है, इस तकिए के नीचे रखी हुई है। रुक, ला इसे मुझे दे। जैसे ही जमींदारनी वो छड़ी को अपने हाथ में लेती है,
हर्ष का थाली घर आसमान में ऊंचाई पर चला जाता है और जब जमींदारनी घर के बाहर आकर नीचे देखती है, हम इतने ऊपर कैसे आ गए? गुल्लू, क्या किया तूने? मैंने क्या किया मालकिन? जमींदारनी को तभी एक आवाज सुनाई देती है। जमींदारनी, ऊंचाई से अपनी जमीन और घरों को देखने में कैसा लग रहा है? प्रधान, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मजा आ गया। अरे ओ जमींदारनी जी, जो छड़ी तुम्हारे हाथ में है वो नकली है। ये देखो, असली छड़ी मेरे हाथों में है। मैंने कुछ नहीं किया, सब ये जमींदारनी का किया धरा है। जमींदारनी, वादा करो कि तुम सबके घर और जमीन के कागज वापस करोगी, तभी तुम्हें नीचे उतारूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सारे हड़पे हुए घर, जमीन और खेत सब वापस कर दूंगी, बस मुझे नीचे उतारो। सच में? हाँ सच में, मैं वापस कर दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नीचे उतारो। सुरेखा छड़ी घुमाती है और घर नीचे आ जाता है। अगले दिन जमींदारनी सारे गांव वालों को उनके घर, जमीन और खेतों के कागज वापस कर देती है। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं, तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं। विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था।
उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे? कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन। बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है।
लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, देखो वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे, मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे, क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना।
इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। ये कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव, जहां सखाराम अपने परिवार के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते हैं। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके भोजनालय में अभी क्या है बताइए? आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर 2 प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मीठे मई गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए आप क्या खाएंगे? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बना कर दे दीजिए। अरे ओ, कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने नीलेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा का सारा खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट और लाजवाब था भाई, वाह मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिला देता हूँ और बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तो अभी तक यही सुना है कि नींबू को पानी में डालकर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। तो फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं। आपको किसी सस्ते भोजनालय में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये सब क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए? नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है, इतने पैसे नहीं होने चाहिए। भाई साहब, ये कोई पार्सल के पैसे नहीं,
बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे हैं। इतनी तो मेरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं है, और इतना महंगा खाना, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस आदमी के पास पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरे 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की कोशिश कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ पर आता है। तुम्हारी जेब में जब फूटी कौड़ी नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को इस भोजनालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तेरा मार मार कर भड़ता बना दूंगा। अजीब बदतमीज आदमी हैं आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है। देखते क्या हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनते ही ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करनी होगी, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुई उस दुर्घटना को रोते हुए अपनी पत्नी विमला को बताता है। अजी, क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। निर्दयी लोगों ने पहले तो आपको बुरी तरह से पीटा, उसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह काम करवाया। मेरा बहुत अपमान किया है विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेचारे गरीब और असहाय लोगों को अच्छे भोजनालय में भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अजी, आप क्या कर लेंगे? आप तो खुद मार खाकर आ रहे हैं। मैं अपना भोजनालय खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा भोजन मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ अधिकार होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन निर्दयी लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उसे भी अच्छा भोजन करने का अधिकार है। लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर गहरी सोच में गुम रहा। अगली सुबह नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, मगर सब ने उसे अपमानित करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अरे कोई काम धंधा करो। ये अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया? उसके लिए तो देश के नेता ही काफी हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के वासी दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझे उल्टा अपमानित कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार को मान लिया जाए कि तुम अपने मकसद में सफल भी हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिला पाओगे? ये पूरी तरह से असंभव है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक भोजनालय बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोच रहा है। लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर धीरे से बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके भोजनालय का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान है, कभी तो अच्छा बोल दिया कर। तेरे मुंह से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा ही निकला है। चिंता मत कर, इस गांव का मुखिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा।
सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, हमारी मित्रता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 का डिस्काउंट। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई उपकार करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे भोजनालय में महीने में 1 आध बार ही तो भोजन करता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे भोजनालय में 4 या 5 बार ही भोजन किया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर बकाया है। लगता है मुखिया तुम मेरी बात का बुरा मान गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दे की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे भोजनालय में भोजन करने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले वो सिर्फ 100 रुपए दे रहा था। इसलिए मैंने उससे 2 दिन तक अपने भोजनालय की झूठी प्लेटें क्या साफ करवा दी। वो तो बुरी तरह से क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, क्रोध में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो इतना नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम, खुलकर बात करो। वो इस गांव में एक भोजनालय बनाने की तैयारी कर रहा है, और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा तो भोजनालय बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा सम्मान उसका करेंगे, और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद उसकी दयालुता को देखकर गांव के वासी उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है। अब मैं किसी को गांव में भोजनालय बनाने से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों का पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती ये है कि तू गांव में भोजनालय बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तू गरीबों का कोई भला नहीं चाहता नीलेश। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तू सिर्फ अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपनी पत्नी का ही पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा भोजन कर सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने गांव में एक बहुत अच्छा भोजनालय तैयार करवाया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी तरह के भोजन तैयार होने लगे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારા રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાને રોકી ના શક્યો। તો હવે મને જમવા આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा प्रसिद्ध भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होते हुए नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1
रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर के शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे। अमीर हो या गरीब, नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही वसूलता था और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम क्रोधित होकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे भोजनालय को बंद करवा दिया है। मेरे भोजनालय में कोई कुत्ता तक नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना हम दोनों उसके भोजनालय में आग लगवा दें। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका भोजनालय बंद हो जाएगा। सखाराम और कुंदन उस समय नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसी समय सेठ जमुना दास वहाँ से गुजर रहे थे। जमुना दास ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम। तुम तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके भोजनालय को जलाकर राख कर दूंगा। इसकी वजह से मेरा भोजनालय बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से तुम्हारा भोजनालय बंद हुआ है। तुमने मुझे अपमानित किया। मैं चाहता तो अपने अपमान का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे अपमान का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस भोजनालय में देश का हर नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भरकर भोजन करके चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा? मेरे परिवार का खर्चा इसी भोजनालय से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए की ही थाली मिलती है। कुदरती हरियाली, खिलखिलाती नदी, पंछियों की चहचहाहट, खुशहाल सुखी लोगों का हासिल था तेजपुर गांव। गांव में प्रधान थे संपत राम। संपत राम बड़े ही सुसभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार व्यक्ति थे और गांव का बड़ा ख्याल रखते थे। बरगद के पेड़ के नीचे चल रही सभा में गांव को मिले एक विशेष पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे थे। बड़ी ही खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श गांव का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इस बात का सबूत है कि हमारे गांव में विकास के साथ साथ सुख शांति भी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह से मिलजुल कर रहा करें। लेकिन संपत राम जी, विकास और सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में कड़ाके की ठंड आएगी, उसका क्या करें? इसका कोई जवाब है आपके पास? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों को कंबल बांटेंगे, जिससे लोग ठंड से अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये था सूरज, संपत राम का इकलौता बेटा, अपने पिता की तरह ही होनहार और एक अच्छा इंसान, जो कि हर दम गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इस साल हमें पता चला है कि हर साल से ज्यादा ठंड इस साल आने वाली है। आप चिंता ना करें, हम इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रामदास की बात सच साबित हुई। इस साल गांव में काफी ठंड आई। संपत राम और सूरज ने गांव के लोगों को कंबल बांटे, पर जितने कंबल बांटे वो लोगों के लिए कम पड़ रहे थे। अरे, इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबल से भी आराम नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, और इस साल तो गांव में संपत राम जी ने जितने कंबल बांटे वो भी कम पड़ गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम नहीं करने जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। करें तो करें क्या? अब लगता है हमें उस धनसुख लाल के दुकान पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है, क्या करें? और कोई चारा है तो बताओ। इसलिए गांव के लोग धनसुख लाल के दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, ये कंबल तो 5000 का है,
इसकी क्वालिटी देखो, बहुत बढ़िया है। ये लेना हो तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच के कंबल की तरह नहीं, उनके बेडशीट और कंबल में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क तो आपकी नीयत और उसकी नीयत में है। उनके दिए कंबल अच्छे ही हैं और आप जो कंबल 5,000 में बेच रहे हैं ना, उसकी कीमत 2,000 से ज्यादा नहीं है। इतनी ठंड है गांव में और आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अरे गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अमीर इंसान को भी इस कंबल को खरीदने में दिक्कत होगी। आप भी तो इसी गांव के हैं ना, आपको जरा भी फिक्र नहीं है इस गांव की। मैं तो गांव के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इसके रेट कम हैं। नहीं तो जाओ शहर में, भाव पता चल जाएंगे। 7-8 हजार से कम में नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का कंबल। गांव की फिक्र तो बस प्रधान संपत राम और सूरज को थी, जो अपने घर में बैठे चिंता में डूबे हुए थे। पिताजी, इस गांव में आई ठंड ने तो जान ही निकाल दी है लोगों की। हाँ, सुना है कल गांव में वो मंगलू के पिता की ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी परिवार जिंदा नहीं बचेगा। धनसुखलाल अपने फायदे के बारे में ना सोचकर थोड़ा गांव वालों के बारे में सोचे तो सारी समस्या हल हो सकती है। उसके इतने महंगे कंबल गांव के लोग कैसे खरीदे? मुझे लगता है कि मुझे जाकर धनसुखलाल से बात करनी चाहिए। संपत राम जब धनसुखलाल के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद धनसुखलाल से की जा सकती थी। धनसुखलाल, जरा मेरी बात सुनो। तुम गांव के बारे में सोचो। जहां लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वहां लोग 5,000 के कंबल कैसे खरीदेंगे बताओ? आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम भाव में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसे ना कमाऊं तो कब कमाऊं? मैं कम भाव में नहीं बेचूंगा कंबल, बस ये तय रहा। संपत राम और सूरज अपने घर में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस समस्या से गांव के लोगों को बचाया कैसे जाए। संपत राम दुखी स्वर में बोल पड़े। इस गांव में जब से हूं, ना जाने कितनी ही समस्या इस गांव में आई। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं जब से प्रधान बना, अपने बच्चे की तरह इस गांव को मैंने संभाला है, हर समस्या से उबारा है, लेकिन इस समस्या का उपाय मिल ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पिता की ये हालत देख सूरज भी बहुत दुखी हुआ। वाकई उसके पिता जब से प्रधान बने थे, अपने गांव को अपने बच्चे की तरह पालते आए थे। अपने परिवार से पहले हमेशा वो गांव के बारे में सोचते थे, लेकिन ठंड की समस्या ने तो उन्हें मानो अंदर से मार ही डाला था। सूरज भी तो अपने पिता की तरह ही गांव से प्यार करता था। इस पूरे माहौल में वो इस तरह फंस चुका था कि उसका दम घुट रहा था। इसीलिए टहलने के लिए वो गांव से दूर नदी किनारे पहुंचा। अरे भैया सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में गई है। प्लीज आप हमें उसमें से हमारी बॉल निकाल कर दीजिए ना। कहाँ गई है तुम्हारी बॉल? वो देखिए उधर, उस बिल में गई है। तुम लोगों को यही जगह मिली खेलने के लिए? मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग? यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का डर होता है। भैया प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे। प्लीज हमारी बॉल निकाल दीजिए। नाग को देखकर सभी डर गए, लेकिन सूरज तब चौंका जब नाग बोलने लगा। डरो मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए हो। मैं एक बोलने वाला नाग हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? सूरज डरते हुए कहता है, जी मैंने। हम बहुत खुश हुए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक ऐसी चोट लगी जिससे ऐसा फोड़ा बन गया कि मैं ना चल सकता था और ना ही एक जगह बैठ सकता था। तुम्हारे छूने से वो फोड़ा फूट गया और अब मुझे काफी राहत है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तकलीफ से राहत मिली है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। नाग देवता, आप एक दर्द से उबर चुके हैं। आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से है। मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूँ जिसका उपाय मुझे नहीं मिल रहा। बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मुश्किल को मिटा सकता हूँ। तो बताओ,
तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे गांव का नाम तेजपुर है। बात यह है कि इस साल गांव में काफी ठंड पड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोग मर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी इस समस्या का निवारण मैं करता हूँ। फिर क्या था, एक ही पल में सूरज और बच्चों के सामने एक बड़ा सा तंदूर प्रकट हुआ और सूरज के हाथ में एक जादुई माचिस भी आ गई। ये एक तंदूर है। तुम्हारे हाथ में जो माचिस है, सिर्फ उससे ही ये तंदूर जलेगा। इसकी गर्मी से तुम्हारे गांव में ऐसी गर्माहट फैलेगी कि कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा तंदूर! अब तो बहुत मजा आएगा। इसमें तो पूरे गांव के लिए रोटियां बन सकती हैं। जब तंदूर जला तो गांव में खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि ठंड की लहर का नामो निशान न रहा। गांव के लोग भर भर कर सूरज को दुआएं देने लगे, और देते भी क्यों ना, आज उसकी वजह से तो गांव में सुख और शांति आई थी। वाह सूरज भैया, ये तंदूर से तो ऐसी गर्मी पैदा हो रही है कि गांव में किसी को भी ठंड नहीं लग रही है। ये तंदूर तो कमाल का है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ सूरज भैया की इस माचिस से ही जलता है। जादू है ना ये? जादू तो है रामदास भैया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा गांव इस ठंड से बच पाया। लेकिन ये सब देखकर गांव का सेठ धनसुख लाल पूरी तरह जल भुन गया था। इस सूरज ने तो मेरा सारा धंधा ही बिगाड़ दिया। मैंने इतने सारे कंबल जो शहर से खरीद कर लाए हैं, अब वो सारे के सारे मुझे उस तंदूर में ही जलाने पड़ेंगे। ये तंदूर जी का जंजाल बन गया है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुना है जो माचिस उस सूरज के पास है, सिर्फ उस माचिस से ही वो तंदूर जलाता है। अगर तुम वो माचिस चुरा लो और उसे नष्ट कर दो, तो फिर से लोग ठंड से मरने लगेंगे, और उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल तो तुमसे ही खरीदनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो तंदूर की माचिस हमारे हाथ लग जाए? तुम्हें वो माचिस गांव वालों की नजर से बचाकर चुरानी पड़ेगी। एक काम करो, रात के अंधेरे में तुम संपत राम के घर जाओ और वो माचिस अपने हाथ में लेकर उसे खत्म कर दो। रात को सारा गांव जब सो रहा था, तब संपत राम के घर के पीछे वाली खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सांप मुझे काट लेगा। धनसुख, तुम यहाँ कैसे? तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे आए? तुम्हारे जादुई तंदूर की वजह से तो गांव का फायदा हुआ, लेकिन मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं पैसे कैसे कमाता? इसीलिए मैं तुम्हारे तंदूर की माचिस को नष्ट करने यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एक सांप में तब्दील हो गया, और अब देखो, जमीन पर पड़ते ही फिर से माचिस बन गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। सामने का दृश्य देखकर क्या हुआ ये जानने में सूरज और संपत राम को जरा भी देर नहीं लगी। इंसान लालच में किस तरह अंधा हो जाता है, तुम्हें आज समझ में आ गया होगा। तुम भी इसी तेजपुर के सदस्य हो। गांव के सुख दुख में तुम्हें साथ देना चाहिए, न कि लालच में अंधा हो जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। कुटुंबपुर गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो गांव में ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। रामलाल की पानी पूरी दूर दूर के गांव के लोग खाने आया करते थे। रामलाल एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। गरीबों को वो मुफ्त में पानी पूरी खिला दिया करता था। एक दिन रत्नापुर गांव का मुखिया रामलाल की पानी पूरी की तारीफ सुनते हुए अपने दो साथी भीमा और कालिया के साथ वहां पर आया।
तुम्हारे पानी पूरी के चर्चे दूर दूर तक गांव में फैले हुए हैं रामलाल। मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। ये मेरे दोनों साथी भीमा और कालिया हैं। अपने हाथ की बढ़िया पानी पूरी हम सबको खिलाओ। रामलाल ने उन सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दे दी। पानी पूरी खाकर मुखिया खुश होते हुए बोला, तेरे हाथ में तो जादू है रामलाल। पानी पूरी खाकर मजा आ गया। सही कहा मुखिया जी, कई गांव में पानी पूरी खाई है, लेकिन ऐसी पानी पूरी का स्वाद कभी भी चखने को नहीं मिला। रामलाल, तुम हमारे गांव में ठेला क्यों नहीं लगाते? कालिया सही कह रहा है रामलाल। मेरा गांव तुम्हारे गांव से ज्यादा सुंदर है और वहां पर सफल व्यापारी भी रहते हैं। तुम्हारी पानी पूरी वहां खूब बिकेगी। तुम कहो तो मैं वहां पर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुकान भी बनवा दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में भले ही आपके गांव जैसे धनवान व्यक्ति नहीं रहते हो, लेकिन मुझे अपने ही गांव में शांति मिलती है। आपको शायद नहीं पता मुखिया जी कि ये रामलाल एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। आधे से ज्यादा तो पानी पूरी ये अपने गांव के लोगों को मुफ्त में खिला देता है। भीमा की बात सुनकर मुखिया हंसते हुए बोला, वो तो इसके कपड़ों की और ठेले की हालत बता रही है। अभी भी वक्त है रामलाल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी होता है। मुखिया रामलाल को तरह तरह के लालच देने लगा, मगर रामलाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। रामलाल, मैंने तुम्हारी पानी पूरी की जरा सी तारीफ क्या कर दी। तुम तो अपने आप को 30 मार खां समझने लगे। तुम्हारा अब ये पानी पूरी का ठेला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से से अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। वो सीधा रामलाल के गांव के मुखिया सत्तू से जाकर मिला। और सुनाओ सत्तू भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे गांव के? अरे मेरे गांव के हाल चाल क्या लेने आए हो मुखिया? हाल चाल तो तुम्हारे गांव के अच्छे हैं। तुम्हारे गांव में उन्नति ही उन्नति है। मेरे गांव के लोगों को तो 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तुम्हारे गांव में रामलाल की पानी पूरी तो बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ रामलाल की पानी पूरी खाने के लिए ही आते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मुखिया। उस बेचारे का पानी पूरी का ठेला अच्छा चलता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ सत्तू। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे गांव का नाम तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि रामलाल की वजह से प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ उसकी ही पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गांव वाले आपस में मिलकर रामलाल को ही मुखिया बना दे। रत्नापुर गांव के मुखिया की बात सुनकर सत्तू बुरी तरह से चौंक गया। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया। इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। तो मुझे बताओ कि इसका उपाय क्या है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गांव का नाम मेरे नाम की वजह से प्रसिद्ध हो जाए? सीधी सी बात है, तुम्हारे गांव का नाम पानी पूरी की वजह से प्रसिद्ध है। तुम शहर से कुछ अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को पकड़ लाओ और अपने गांव में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लो। जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो फिर रामलाल की पानी पूरी कौन खाने आएगा? हमारे मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्तू भाई। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे सारे गांव वाले हमारी मुखिया जी की ही बात मानते हैं। और देखो, हमारे गांव में तुम्हारे गांव से ज्यादा उन्नति है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल ही शहर से कुछ पानी पूरी बनाने वालों को पकड़ कर लाता हूँ और यहाँ अपने गांव में रेस्टोरेंट का निर्माण करवाता हूँ। और उस रेस्टोरेंट का नाम मेरे ही नाम से होगा, सत्तू रेस्टोरेंट। सत्तू की बात सुनकर रत्नापुर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मुखिया अपने साथी कालिया से बोला, इसे राजनीति कहते हैं कालिया। अब तुम देखना, ये रामलाल आज से सत्तू मुखिया की आंखों का कांटा बन गया है। कुछ ही दिन में इस रामलाल का नाम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग का तो जवाब नहीं मुखिया जी। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर सत्तू मुखिया ने गांव में एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण करवा लिया और शहर से एक बहुत अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को अपने गांव में ले आया। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में जाकर पानी पूरी खाने लगे
अब सत्तू के ठेले पर कोई नहीं आता था। बेचारा सत्तू रोज पानी पूरी का ठेला लगाकर दिन भर धूप में अकेला खड़ा रहता और शाम तक उसकी पानी पूरी खराब हो जाती। कुछ दिनों बाद निर्मला रामलाल से बोली, आपको अपना ठेला किसी दूसरे गांव में लगाना चाहिए। आपकी पानी पूरी कोई खाने नहीं आता। हम तो सड़क पर आ गए। तुम सही कहती हो, मुझे अपनी पानी पूरी रोज शाम के वक्त फेंकनी पड़ती है। तभी रामलाल का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। रामलाल ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे घर पर करीब 2 दिन से खाना नहीं बन रहा। मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मेरे पास कुछ पानी पूरी पड़ी है जो अभी तक खराब नहीं हुई हैं। तो लाओ, मुझे वही खिला दो। रामलाल ने पानी पूरी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। देखते ही देखते वो बूढ़ा व्यक्ति रामलाल की सारी पानी पूरी खा गया और उसने एक झोली रामलाल को पकड़ा दी। ये क्या है? ये बालू है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बालू मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? ये जादुई बालू है। तुम कल से तंदूर में पानी पूरी बनाओगे। लेकिन वो कैसे? अपने कान इधर लेकर आओ। बूढ़ा व्यक्ति सत्तू के कान में कुछ बात कहकर चला गया। अगले दिन सत्तू उस बूढ़े व्यक्ति के बताए अनुसार गांव के बीचों बीच ठेला लगाकर खड़ा हो गया और तंदूर गर्म करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लगा। उन पूड़ियों को गर्म करने के लिए जैसे ही उसने बालू तंदूर में डाली, देखते ही देखते बहुत सारी पूड़ियाँ अपने आप बनकर तैयार होने लगी। उसकी महक से सारा गांव सत्तू के ठेले पर आकर खड़ा हो गया। पानी पूरी में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रामलाल भैया, जल्दी से मुझे अपनी पानी पूरी खिला दो। देखते ही देखते शाम तक रामलाल की सारी पानी पूरी बिक गई। उस दिन के बाद रोज रोज ऐसा ही होने लगा। रामलाल तंदूर में पूड़ियाँ बनाता, मगर जैसे ही वो पानी पूरी गर्म करने के लिए जादुई बालू डालता, पूरा गांव वहां एकत्रित हो जाता। गांव में मुखिया के रेस्टोरेंट में कुत्ते लौटने लगे थे। थक हार कर सत्तू ने रत्नापुर गांव के मुखिया को बुलाया। पता नहीं रामलाल तंदूर में कैसे पानी पूरियाँ बना रहा है। मेरे रेस्टोरेंट में तो ताले लग गए। आपके कहने के मुताबिक मैंने कई दिन से उसके घर पर नजर रख रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका तंदूर एक जादुई तंदूर है। उसके पास जादुई बालू है। जैसे ही वो बालू तंदूर में डालता है, पूरा गांव पानी पूरी की खुशबू से महक जाता है। तो फिर जाओ, वो बालू मुझे लाकर दो। जैसी आपकी मर्जी। अगली रात भीमा और कालिया चुपके से उस बालू को चुरा ले आए। सत्तू ने भी हूबहू वैसे ही पानी पूरी बनाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने वो बालू तंदूर में डाली, अचानक तंदूर फट गया और उसके कारीगर घायल होकर बेहोश हो गए। तभी एक प्रकाश में से एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सत्तू के सामने आकर बोला, मैं एक जादूगर हूँ। मैंने ही ये बालू रामलाल को दी थी। तुम शायद ये बात नहीं जानते मुखिया कि ये बालू खुद इंसान का चुनाव करती है। इस बालू ने रामलाल को चुना, तुम्हें नहीं। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये बालू अपने मालिक की रक्षा भी करती है। तो ध्यान रखना, रामलाल को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। उसकी दयालुता से ही प्रसन्न होकर मैंने उसे ये जादुई बालू दी थी। आखिरकार उसने मुझे मुफ्त में अपनी पानी पूरी खिलाई थी, तो उसका फायदा कराना तो मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और सत्तू हाथ मलता रह गया। उस दिन के बाद से सत्तू ने हार मान ली और रामलाल की जादुई तंदूर की पानी पूरी अब गांव तक ही नहीं, शहर में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी।